बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फ़ोटो केमिस्ट्री और फ़ोटो ट्रांसडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फ़ोटो केमिस्ट्री के अंदर हम उन केमिकल्स, उन पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वीएन के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी जो वीएन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको हम उनके स्ट्रक्चर को फ़ोटो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। और फ़ोटो ट्रांसडक्शन के अंदर हम उस सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जिससे लाइट से कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में, ट्रांसड्यूस होती है लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। तो पहले पोर्शन के अंदर हम वीडियो के फ़ोटो केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। बोथ रॉड एंड कोन्स कंटेन chemicals that decompose on exposure of light and in the process excite the nerve fiber leading from the eyes। रॉड और कॉन सेल्स में दोनों में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि लाइट के एक्सपोजर यानी लाइट के आगे इनके ऊपर टकराने की वजह से डिकम्पोज होते हैं ये केमिकल, और इसकी वजह से, इनकी डिकम्पोजिशन की वजह से सेल एक्साइट होते हैं, नर्व इम्पल्स एक्साइट होती है और आँखों से दिमाग तक वो मैसेज जाता है। द लाइट सेंसिटिव केमिकल इन रॉड इज़ कॉल्ड रोडोप्सिन। लाइट सेंसिटिव केमिकल जो कि रॉड में पाया जाता है उसको रोडोप्सिन कहते हैं। द लाइट सेंसिटिव केमिकल इन द कोन्स आर कॉल्ड कोन पिगमेंट और कलर पिगमेंट्स। कोन सेल्स के अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं उनको कोन पिगमेंट या कलर पिगमेंट कहते हैं। हैव कंपोजिशन ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ रोडोप्सिन। थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, सिर्फ मिलता जुलता ही स्ट्रक्चर है कौन पिगमेंट का और रोडोप्सिन का। रोडोप्सिन रेटिनल विजुअल साइकिल एंड एक्साइटेशन ऑफ रॉड्स। रोडोप्सिन क्या चीज़ है, कैसे एक साइक्लिक फॉर्म में रेटिनल के साथ ये एक्साइटेशन करता है, तो देखते हैं इस टॉपिक में। रोडोप्सिन और इसकी डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से कैसे होती है। पिगमेंट लेयर में ये जो रॉड और कॉन सेल्स हैं ये धंसे हुए होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं पिगमेंट लेयर में रेटिना की, और यहाँ पर इनकी उस एरिया में 40% लाइट सेंसिटिव पिगमेंट मौजूद होता है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन। ये पिगमेंट एपिथेलियल एरिया यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस जगह पर सेल्स को बाहर बनाया गया, हालांकि ये जो सेल्स होते हैं ये इससे पहले वाली डायग्राम में, पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि इन एपिथेलियल सेल्स में ही पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स हैं जो उनमें एम्बेडेड होते हैं। ये एक बार दूसरी बुक से भी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर वहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। स्ट्रक्चर में रॉड और कॉन्स का स्ट्रक्चर था जो कि देख सकते हैं इसके अंदर इन सेल्स के अंदर साथ में अटैच हैं। ये बैक में सेल्स आ रहे हैं जो एपिथेलियल सेल हैं, ये इनके अंदर ये रॉड और कॉन सेल्स एम्बेडेड हुए हैं। इनके दरमियान गैप होता है जो उसके अंदर ये रॉड और कॉन सेल एम्बेडेड हैं। अब 40% जो मटेरियल है यानी फोटो पिगमेंट है वो एम्बेडेड है इन पिगमेंट सेल में, एपिथेलियल सेल्स में। और रोडोप्सिन को अगर एक्सट्रैक्ट किया जाए, रोडोप्सिन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखने में ये पर्पल कलर में नज़र आता है। रोडोप्सिन विजुअल पर्पल इसलिए कहा है इसको। अगर आँखों से रोडोप्सिन निकाल के देखें या आँखें, एक पूरा एक्सपेरिमेंट है इसके लिए, फ्रॉग की आइज़ पे पर्पल कलर में नज़र आती हैं अगर रोडोप्सिन मौजूद होता है, तो अगर लाइट पड़ती है तो ये पर्पल कलर डिसअपेयर हो जाता है।
बहरहाल जो रोडोप्सिन है वो दो चीज़ों से का कम्बिनेशन है। एक है स्कोटोप्सिन जिसको हम ओप्सिन भी कहते हैं प्रोटीन को, और कैरोटिनॉइड पिगमेंट रेटिनॉल, रेटिन भी जिसको कहते हैं। रेटिनॉल का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में। रेटिनॉल का स्ट्रक्चर याद रखना है क्योंकि केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं फोटो पिगमेंट की और फोटो रिसेप्शन की। तो स्ट्रक्चर इसका सॉरी ये स्ट्रक्चर है रेटिनॉल का, केमिकल स्ट्रक्चर। अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी मौजूद हैं, तो यही कन्वर्जन हमने पढ़नी है इस टॉपिक में। दो चीज़ों पर मुश्तमिल है रोडोप्सिन, ओप्सिन प्रोटीन पर और रेटिनॉल पर। रेटिनॉल जो है इस टाइम पर इसके साथ सिस 11 सिस रेटिनॉल अटैच है, मतलब कि अभी स्ट्रक्चर में हमने देखा जिसकी चेन जो है बेंड थी, ये चेन जो है ये बेंट है। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 11 सिस रेटिनॉल में इस पॉइंट पर। अब जैसे ही लाइट आएगी वो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करेगी, स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांस रेटिनॉल स्ट्रक्चर। अब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रोडोप्सिन पे जब लाइट आएगी, और इसके बाद डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी। डीकम्पोजिशन के कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम रीड नहीं कर रहे, इस सिर्फ डायग्राम में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। डायग्राम को देखते हैं, पूरा एक साइकिल है। रोडोप्सिन जो कि मिक्सचर है रेटिनॉल का और ओप्सिन प्रोटीन का, इसके ऊपर कुछ पिको सेकंड्स के लिए लाइट आती है और उस लाइट से ये बेथ्रोरोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है एक अनस्टेबल फॉर्म में कुछ नैनो सेकंड्स के लिए। फिर ये ल्यूमी रोडोप्सिन के अंदर कुछ माइक्रो सेकंड के लिए कन्वर्ट होता है। इसके बाद ये स्पॉन्टेनियस हैं सारे लाइट की वजह से। मेटा रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा मिली सेकेंड्स के लिए और कुछ सेकंड तक मेटा रोडोप्सिन 2 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये जो फॉर्म है मेटा रोडोप्सिन 2, इसको कहते हैं एक्टिव रोडोप्सिन। एक्टिव फॉर्म है ये रोडोप्सिन की, कुछ देर के लिए रहेगा और इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेकेज के दौरान इससे फिर वही ओप्सिन प्रोटीन निकलेगी और आल ट्रांस रेटिनॉल फॉर्म निकलेगी। इसके अंदर जो थी वो सिस रेटिनॉल फॉर्म थी, लाइट की वजह से आल ट्रांस रेटिनॉल फॉर्म की वजह से ही ये सारी ब्रेक डाउन हुई है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, आल ट्रांस रेटिनॉल फॉर्म अपने आप को दूर करती है ओप्सिन प्रोटीन से। अब एक आइसोमेरेज एंजाइम है जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा दोबारा से 11 सिस रेटिनॉल फॉर्म में और दोबारा से कुछ मिनटों तक रोडोप्सिन दोबारा बन जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की। नाइट ब्लाइंडनेस में यानी नाइट ब्लाइंडनेस अक्सर पढ़ा जाता है विटामिन ए की कमी में होता है। तो विटामिन ए अगर मौजूद होगा, विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए का ही डेरिवेटिव है रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल है और ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है। थोड़ा सा चेंज आएगा, आइसोमेरेज एंजाइम होगा जो इसको कन्वर्ट कर देगा सिस 11 रेटिनॉल में और ये इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह हमें ये पता चलता है कि रोडोप्सिन के पास अगर रोडोप्सिन बनाने के लिए अगर हमारे पास रेटिनॉल मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर को डिटेल से आगे, मैकेनिज़्म को आगे डिटेल से देखते हैं। फ़ोटोकेमिस्ट्री का जो प्रोसेस है उसको, फ़ोटोकेमिस्ट्री में अब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि एक्साइटेशन कैसे होती है और यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली एक बात है कि जो हम यहाँ पर क्लियर कर लें कि नॉर्मल
इन्वर्टिब्रेट्स में ऐसा होता है कि जब लाइट आती है तो जो रॉड और कॉन सेल्स होते हैं वो डीपोलराइज होते हैं, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी आइज़ में, वर्टिब्रेट की आइज़ में जो जब लाइट आती है तो वो डीपोलराइज होने के बजाय हाइपर पोलराइज होते हैं। हाइपर पोलराइज क्यों होते हैं वो इस डायग्राम में देखते हैं। अब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एक्साइटेशन का, यानी ट्रांसडक्शन का। अब यहाँ से एनर्जी जो है लाइट की फॉर्म से कन्वर्ट हो रही है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। पहले नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देख लेते हैं कि रॉड सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे एग्जिस्ट होता है। नॉर्मली ओपन रहते हैं हर टाइम साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट गेटेड चैनल्स, मतलब कि इस चैनल के पास, अगर इस चैनल के पास साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट आया तब ये ओपन रहेगा, और नॉर्मल कंडीशन में ये गेट ओपन रहता है। सोडियम इसके अंदर से गुजरते हैं, सेल के अंदर की तरफ आते रहते हैं, और जो पोटाशियम होते हैं वो दूसरे गेट्स की से निकल जाते हैं। दूसरे गेट्स को मतलब कि साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की ज़रूरत नहीं होती, वो हर टाइम ओपन रहते हैं। और साथ में एटीपी पंप मौजूद है सोडियम पोटाशियम को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा -40 मिली वोल्ट होगा नॉर्मल कंडीशन में, आइज़ में, वर्टिब्रेट्स की आइज़ में। अब ये तो था नॉर्मल प्रोसेस। जब लाइट आती है, लाइट के आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो चेंज आएगा जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होगी, उसको हम डिटेल से इस डायग्राम में देखते हैं। तो ये डायग्राम बताती है कि अगर लाइट आए, लाइट ये बाहर वाला सेगमेंट है, मतलब ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आउटर सेगमेंट की मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये जो इनर है ये अंदर वेसिकल दिखाया गया है, या फिर जिसको हम एक पैकेट फोटोसेल का कह सकते हैं। अब इस जगह पे सबसे पहले लाइट आई। लाइट ने क्या किया, रोडोप्सिन की एक्टिवेशन की, यानी कि रोडोप्सिन को मेटा रोडोप्सिन 2 की फॉर्म में लेकर आया। मेटा रोडोप्सिन 2 की फॉर्म में आने के बाद जो मेटा रोडोप्सिन 2 है, यानी एक्टिवेटेड फॉर्म है रोडोप्सिन की, वो जी प्रोटीन यानी ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन एक मौजूद है, इसको एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट करने के बाद जो जी प्रोटीन है ये आगे एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगी, जो कि साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट फास्फोडाइएस्टरेज है। ये इस एंजाइम का फंक्शन क्या है, एंजाइम ने करना है साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट जीएमपी की फॉर्म में। साइक्लिक जीएमपी कन्वर्ट हो जाएगा जीएमपी की फॉर्म में। नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, ये जो साइक्लिक जीएमपी है ये ओपन रखता है सोडियम के चैनल्स को, सोडियम के चैनल्स को ओपन रखता है। अगर लाइट आती है, लाइट के आने से ये एंजाइम एक्टिव होता है, तो एंजाइम क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी की अमाउंट को ड्रॉप कर देगा, कम कर देगा, और जिसकी वजह से ये जो चैनल था यहाँ पर सोडियम वाला ये ब्लॉक हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम अंदर नहीं आ सकेगा। सोडियम अंदर नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, उससे जो इनर साइड है मेम्ब्रेन की वो नेगेटिव हो जाएगी और बाहर वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी मज़ीद, क्योंकि सोडियम अंदर आता तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आते। अब इनर साइड पे पहले रेस्टिंग कंडीशन में -40 मिली वोल्ट थी, तो अब चेंज हो जाएगी -40 मिली वोल्ट से हटकर -70 टू -80 मिली वोल्ट। तो इस तरह से लाइट की जो, अब यहाँ पर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा, ये सारी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इस तरह से जो लाइट है, लाइट आ रही है, ये लाइट एनर्जी से कन्वर्ट होके यहाँ पर किसी और फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की फॉर्म में आ रही है। तो स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं जो इसके, यानी कि सबसे पहले फोटोन की वजह से
रोडोप्सिन की एक्टिवेशन, उसकी एक्टिवेशन की वजह से जी प्रोटीन यानी ट्रांसड्यूसिन की एक्टिवेशन, फिर उसके बाद साइक्लिक जीएमपी फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम की एक्टिवेशन, जिसकी वजह से साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफास्फेट की अमाउंट कम होगी, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफास्फेट कन्वर्ट होगा गुआनोसिन मोनोफास्फेट में। साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफास्फेट चाहिए था इस रिसेप्टर को, इस चैनल को ओपन रखने के लिए। चैनल को ओपन रखने के लिए साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफास्फेट जब कम हो जाएगा तो चैनल क्लोज़ हो जाएगा, चैनल से सोडियम अंदर नहीं आ सकेंगे, तो इनर साइड मज़ीद नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं आ सक रहा नेगेटिव अफेक्ट को कम करने के लिए। तो इस तरह ये प्रोसेस है पूरा फ़ोटो ट्रांसडक्शन का। तो ये डायग्राम आप याद रखेंगे, और मैकेनिज़्म की जो समरी है वो डायग्राम के नीचे दी गई है, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो कलर विजन है इसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या हैं, हमें जो कलर्स नज़र आते हैं वो किस वजह से नज़र आते हैं। अब तक हम सिर्फ रॉड सेल्स के बारे में देख रहे थे कि रॉड सेल्स हों या कोन सेल्स, उनके अंदर जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे जनरेट होती। अब जो कोर्स है हमारा उसके अंदर हम इससे ज़्यादा मतलब कि पूरा पाथवे नहीं पढ़ रहे कि नर्व इम्पल्स किस जगह से किस जगह तक जाएगी। तो ये हम देख लेते हैं डायग्राम में, ये जो सेल्स थे रॉड और कॉन सेल्स, इनके अंदर हाइपरपोलराइजेशन हुई। अब उस हाइपरपोलराइजेशन की वजह से दिमाग तक मैसेज कैसे जाएगा, तो ब्रेन तक मैसेज ले जाने के लिए बाईपोलर सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमाक्राइन सेल्स, फिर लास्ट में गैंग्लियन, इधर तक मैसेज नर्व इम्पल्स आएगी। इस डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स आएगा तो आगे ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन के पास जा रही है, वो मैसेज को ले जाएगी। इसकी डिटेल हम नहीं डिस्कस कर रहे, पूरा एक टॉपिक है ये भी डिटेल के साथ, क्योंकि कोर्स के अंदर शामिल नहीं है। तो उम्मीद है इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। टॉपिक में एक बात जो याद रखनी है फोटोकेमिस्ट्री के लिए, वो ये साइकिल है और स्ट्रक्चर है, रेटिनालिसिस और ट्रांसफॉर्म। बाकी जो फ़ोटो ट्रांसडक्शन है उसके अंदर हमने याद रखना है एक ये स्ट्रक्चर नॉर्मल प्रोसेस वाला। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डार्क कंडीशन में यानी अनएक्साइटेड कंडीशन में, अनस्टिमुलेटेड कंडीशन में सोडियम जा सकते हैं, और लाइट की कंडीशन में सोडियम नहीं जा रहे। तो उसका जो मैकेनिज़्म है वो इस डायग्राम में देखा हमने। बाकी इसकी रीड अपने लफ्ज़ों में भी इसको लिख सकते हैं आप, सेम यही पॉइंट बना के रीडिंग या एक एक वर्ड को इसके याद रखने की थ्योरी की ज़रूरत नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर्स आपने डायग्राम याद रखनी है।